स्टूडेंट्स, सो अप टू हमने 2 वीडियो ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। 2 पेपर का सॉल्यूशन 8 अप्रैल का 9 अप्रैल का, तो वो देख सकते हो पहले। तो अब हम 10 अप्रैल का पेपर स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या गिवन है हमको, ये एक्स वाई पेयर सेटिस्फाइंग दिस इनइक्वालिटी ऑल्सो सेटिस्फाई, ओके, इसके बारे में तो सोल्व करना है हमको। तो ये बताओ मुझे कि इसके अंदर जो ये नीचे वाला पार्ट है वो पॉजिटिव है, उसको उधर मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई चेंज नहीं होगा, साइन में नहीं होगा, है ना। तो क्या 2 पावर रूट के अंदर वाली को मैं परफेक्ट स्क्वायर बना लूँ तो क्या लिख सकता हूँ, साइन एक्स की जगह टी पुट करो, कि टी में परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, आता होगा परफेक्ट स्क्वायर बनाना। साइन एक्स -1 का होल स्क्वायर, यानी साइन एक्स का कोफिशिएंट 2 है, उसका हाफ 1 का होल स्क्वायर ऐड करोगे और सब्ट्रैक्ट करोगे, प्लस का 4, ये बना दिया। ये उधर मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हुआ, 2 पावर 2 साइन स्क्वायर वाई। अब एक चीज़ तुम ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि यहाँ पे बेस सेम है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ओनली ये साइन किसकी वजह से आया होगा, ऊपर वाले की। तो इस बेस को हटा दो, बेस को हटा दिया, साइन वगैरह बीच में चेंज नहीं होगा। तो ये क्या बना हमारा, जो दिख रहा है क्या, रूट ऑफ साइन एक्स -1 का होल स्क्वायर प्लस 4, और उधर कितना हुआ 2 साइन स्क्वायर वाई। अब ये बोलो कि लेफ्ट हैंड साइड है, उसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा, मिनिमम वैल्यू कितना होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड है, ये कोई नंबर का होल स्क्वायर है, इधर देखो साइन एक्स -1 का होल स्क्वायर है, कोई नंबर का होल स्क्वायर है, उसका मिनिमम वैल्यू 0 हो सकता है। तो जब ये 0 होगा उस केस में 0 प्लस LHS की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, LHS की बात कर रहा हूँ। तो ये 0 होगा, तो अगर इसमें तुम 4 ऐड करोगे तो इधर 4 ऐड होगा, तो इधर भी 4 ऐड हो जाएगा, तो इधर स्क्वायर रूट लोगे तो इधर भी स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो ये वाला वैल्यू क्या, LHS है, तो LHS का वैल्यू 4 का रूट 2 या 2 से बड़ा, तो हमारा क्या आया, LHS 2 या 2 से बड़ा। ऐसे मैं बात करूँ RHS की, RHS क्या है अलग से देख लो। RHS है हमारा राइट हैंड साइड 2 साइन स्क्वायर वाई। तो साइन स्क्वायर वाई का वैल्यू तुमको मालूम है, मिनिमम वैल्यू क्या होता है, साइन का वैल्यू स्क्वायर है इसलिए मिनिमम वैल्यू 0 होगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा 1 होगा। तो अगर 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा। तो इसका मतलब तुम क्या बोल सकते हो, तुम बोल सकते हो कि RHS का वैल्यू, मिनिमम वैल्यू तो 0 और मैक्सिमम वैल्यू 2। तो इसका मतलब RHS का वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू तो 0 और मैक्सिमम वैल्यू 2। जबकि इसमें इधर देखो लेफ्ट हैंड साइड का मिनिमम वैल्यू क्या है, 2 है। तो जब क्या, अब तुम क्या सोच पा रहे हो, RHS तो अपना मैक्सिमम वैल्यू 2 लेता है, जबकि LHS अपना मिनिमम वैल्यू 2 लेता है। तो दोनों आपस में इक्वल कब हो सकते हैं, कि जब LHS क्या बने, जब LHS तुम्हारा बने 2 ले, और R यानी इसका मतलब LHS तो अपना मिनिमम, LHS अपना मिनिमम वैल्यू ले, LHS तो मिनिमम वैल्यू ले, एंड RHS अपना मैक्सिमम वैल्यू ले, RHS अपना मैक्सिमम वैल्यू ले, तभी ओनली 1 पॉसिबिलिटी है इन दोनों के इक्वल होने की, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ना। समझ पा रहे हो कि LHS अपना मिनिमम वैल्यू ले और RHS अपना मैक्सिमम वैल्यू ले। तो LHS अपना मिनिमम वैल्यू ले, तो उस केस में क्या होगा, ये LHS अपना मिनिमम वैल्यू ले, उस केस में मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 2 होगा, मिनिमम वैल्यू 2 होगा। इसका मतलब उस केस में ये वाला वैल्यू 2 होगा, LHS मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। और LHS मिनिमम वैल्यू 2 कैसे आया, जब ये वाला रूट के अंदर वाला क्वांटिटी देखो, यहाँ क्या साइन एक्स -1 का होल स्क्वायर, वो वाला क्या बने, साइन एक्स -1 का होल स्क्वायर क्या बने, 0 बने, उसका मतलब साइन एक्स का वैल्यू क्या बने, 1 बने। तो ये वाली चीज़ आई, है ना। और RHS अपना मैक्सिमम वैल्यू कब लेगा, जब RHS 2 बने। तो RHS 2 कब बनेगा, जब
2 साइन स्क्वायर क्या बने, 2 साइन स्क्वायर वाई क्या बने, 2 बने, है ना। तो इसका मतलब साइन वाई कितना बने, 2 से 2 कैंसिल करो, तो साइन वाई कितना बने, साइन स्क्वायर वाई इक्वल टू 1 बने। इसका मतलब दोनों तरफ रूट लो, तो इसका मतलब मोड साइन वाई, और तुम बोल सकते हो मैं क्या बोल दूँ, मोड साइन वाई। तो मोड साइन वाई क्या बने, 1 बने, क्योंकि साइन वाई का वैल्यू तो -1 भी हो सकता है, -1 का होल स्क्वायर करोगे तब भी 1 आएगा। तो मोड साइन वाई कब बने, 1 बने, साइन एक्स इक्वल टू 1 बने। तो ये दोनों आपस में इक्वल कर सकते हो, क्योंकि राइट हैंड साइड इक्वल है, तो इसका मतलब साइन एक्स इक्वल टू मोड साइन वाई। ये थोड़ा सा मान सकते हो टफ क्वेश्चन, लेकिन मतलब इसमें ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं जेई में, कि एलएचएस का हमको मिनिमम वैल्यू, आरएचएस का मैक्सिमम वैल्यू, या उल्टा भी हो सकता है, एलएचएस का मैक्सिमम वैल्यू और आरएचएस का मिनिमम वैल्यू। मतलब ये देखो ना, एलएचएस का मिनिमम वैल्यू 2 है, आरएचएस का मैक्सिमम वैल्यू 2 है। इसका मतलब ओनली 1 पॉसिबिलिटी है कि बीच में इक्वल कब हो सकता है, बीच में इक्वल तभी हो सकता है जब एलएचएस अपना मिनिमम वैल्यू ले ले और आरएचएस अपना मैक्सिमम वैल्यू ले ले। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, होप समझ में आएगा। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में पूछ करके दोबारा से पूछ सकते हो। ओके, नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट सम। और इस तरह के और क्वेश्चन चाहिए, उसके लिए लाइव क्लास वगैरह लगवा सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। कोई भी तुमको डाउट्स वगैरह हो, जेईई मेन, जेईई एडवांस, ओलंपियाड, केवीपीआई, किसी भी तरह के डाउट्स हो, वो सब भी लाइव क्लास में तुम्हारे ऑन द स्पॉट सॉल्व किए जाएंगे विद इन मिनिमम टाइम। ओके, तुम्हारा मतलब मैं कभी पढ़ता नहीं हूँ, ये सब क्वेश्चन मैं पहली बार कर रहा हूँ खुद भी, है ना। तो इस तरह के और भी क्वेश्चंस वगैरह तुमको सॉल्व करने हैं तो पूछ सकते हो। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट सम। इस वाले क्वेश्चन में क्या गिवन है, जेड गिवन है एज ए मैग्नीट्यूड। इसका मतलब मोड जेड का वैल्यू गिवन है, ये वाला वैल्यू मोड जेड का वैल्यू है। तो मोड जेड का वैल्यू निकालने से पहले हम ए का वैल्यू निकालेंगे ना, तभी तो ये जेड बार आएगा। जेड बार का मतलब, जेड बार कैसे निकालते हैं कि आयोटा की जगह हम माइनस आयोटा रिप्लेस कर देते हैं, बस इतना सा काम करते हैं। यानी जेड के अंदर जो आयोटा होता है उसकी जगह माइनस आयोटा रिप्लेस कर देते हैं, तो जेड बार आ जाता है। चलो मोड जेड, तो मोड जेड निकालने के लिए पहले इसको रेशनलाइजेशन कर लो। जेड इक्वल टू गिवन है 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, ओपन करो तो 1 आयोटा का स्क्वायर क्या आएगा, -1 प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ऊपर 2 आयोटा अपॉन ए माइनस आयोटा। रेशनलाइजेशन करो, ऊपर किससे मल्टीप्लाई करोगे, ए प्लस आयोटा से, नीचे भी ए प्लस आयोटा से। तो इसको सिंप्लीफाई करो, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो ये ऊपर कितना बचा, अंदर मल्टीप्लाई करो, तो 2 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ, -2, और 2 आयोटा को ए से मल्टीप्लाई किया तो 2a आयोटा अपॉन नीचे क्या हुआ, ए स्क्वायर प्लस 1। ये हो गया, ये जेड का वैल्यू हो गया। अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मोड जेड, तो मोड जेड क्या होता है, जो कांस्टेंट क्वांटिटी है उसको बाहर रख लेते हैं, तो वो तो ए स्क्वायर प्लस 1 है। और फिर क्या होता है, रूट के अंदर क्या होता है, बिना आयोटा वाले टर्म का होल स्क्वायर प्लस आयोटा वाले टर्म का होल स्क्वायर, ऐसे ही तो मोड निकालते हैं, तो ये मोड आ जाएगा। तो ये मोड आएगा, है ना, नहीं, बिना आयोटा वाले टर्म का होल स्क्वायर प्लस आयोटा के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर, ना कि आयोटा का होल स्क्वायर, है ना। ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। मोड कैसे निकालते हैं, जैसे x प्लस आयोटा वाई आता था, इसका मोड कैसे निकालते थे, रूट ऑफ बिना आयोटा वाले टर्म का होल स्क्वायर प्लस आयोटा के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो वो वाला चीज़ तुमको ध्यान देना है ना। तो ये वाला कर लिया, तो ये कितना आएगा, 2 को बाहर निकाल लो, तो 2 तो बाहर निकल जाएगा, 2 बाहर निकल गया, अंदर क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस 1 बचा, या नीचे ए स्क्वायर प्लस 1 है, तो क्या आएगा, 2 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस 1 बचेगा, क्योंकि नीचे पावर 1 है, और ऊपर 2 बाहर निकलने के बाद ए स्क्वायर प्लस 1 ही रूट के अंदर बचेगा, तो ऊपर वाले रूट से नीचे वाला कैंसिल करोगे तो नीचे ये बचेगा। अब ये वाला वैल्यू हमको गिवन है कितना, ये वाला वैल्यू गिवन है √2/5। अब यहाँ से दोनों तरफ होल स्क्वायर करो, इसको स्क्वायर बोथ साइड करो, तो 4 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2 अपॉन 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करो यहाँ से,
थोड़ा जल्दी जल्दी करो। 4 को 5 से मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई, 4 5 जा 20 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 2 को ए स्क्वायर से और फिर 2 को 1 से 2, तो ये इधर भेजो, तो यहाँ से कितना आया, ये 2 को इधर भेज दो तो कितना आया 18, फिर नीचे 2 का डिवाइड कर दो, तो यहाँ से ए स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 9, तो यहाँ से स्क्वायर रूट लो तो ए का वैल्यू आएगा +-3, है ना। दोनों वैल्यू ऐसे पॉसिबल है, लेकिन ए पॉजिटिव गिवन है इसलिए मैंने क्या लिया, +3 लिया। अब हमको जेड के अंदर ये वैल्यू पुट कर दो। जेड कितना आया था, तो जेड क्या आया था, 2 कॉमन ले लो, जेड के अंदर 2 को कॉमन ले लो, तो -1 प्लस ए आयोटा, यहाँ देखो ऊपर जो ये मैं रेड से इंडिकेट कर रहा हूँ, है ना, तो ए की जगह वैल्यू पुट कर दो, ए की जगह कितना है 3 आयोटा अपॉन नीचे क्या है ए स्क्वायर +1, ए स्क्वायर +1, ए कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 + 1 10 हो जाएगा, तो आप कैंसिल कर दो, 2 5 या 10। अब हमको जेड बार निकालना है, तो जेड बार क्या होगा, इसमें इस वाले आयोटा को रिप्लेस करोगे किससे, आयोटा रिप्लेस बाई माइनस आयोटा से, तो रिप्लेस करो, तो -1 -3 आयोटा अपॉन 5, यह आंसर हो जाएगा, यह आंसर हो जाएगा सेकेंड क्वेश्चन का। तो ये देखो कौन से ऑप्शन में है, -1 -3 आयोटा अपॉन 5, ये है हमारा ऑप्शन नंबर 4 में, चेक करो, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस सम। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट सम। ये आसान क्वेश्चन था, ये पीएनसी का क्वेश्चन है, नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर दैट कैन बी फाउंड बाय जिस 0 से 0 1 2 5 7 9 एंड विच आर डिविजिबल बाई 11, तो 6 डिजिट है, तो 6 डिजिट में बॉक्स बना लेता हूँ जिसमें 6 डिजिट हो, तो यहाँ जैसे मान लिया A1 A2 A3 A4 A5 A6, ये 6 डिजिट है। तो 6 डिजिट के लिए कंडीशन क्या होती है कि वो नंबर 11 से डिविजिबल हो, तो 11 का जैसे 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि लास्ट वाला डिजिट 0 2 4 6 8 हो, है ना। ऐसे 3 का क्या होता है कि उन नंबर्स का सबका आपस में सम करके अगर 3 से डिविजिबल होता है तो ओरिजिनल नंबर भी 3 से डिविजिबल होता है, ऐसे मतलब रूल होते हैं ना। ऐसे ही 9 का, तो ऐसे 11 का डिविजिबिलिटी रूल जो छोटी क्लासों में पढ़ाया जाता है तो वो मालूम होगा तुमको, तो मैं बताता हूँ। वो वाला ये होता है कि ओड नंबर प्लेसेस कौन सा है, ओड वाला कौन सा है, A1 A3 A5, तो ओड नंबर का A1 प्लस A3 प्लस A5 माइनस इवन नंबर पे कौन कौन सा है, इवन नंबर पे है ब्लू कलर से जो इंडिकेट कर रहा हूँ A2 A4 A6, तो A2 प्लस A4 प्लस A6 इक्वल टू होना चाहिए 11 इंटू के यहाँ इंटीजर है, के हो सकता है 0 भी हो सकता है 1 हो सकता है कुछ भी, है ना, तो के इंटीजर, ये 11 का डिविजिबिलिटी रूल है। मतलब सम ऑफ जो इवन प्लेस पे नंबर आए उसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे सम ऑफ जो ओड प्लेस पे नंबर आए उनका डिफरेंस 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए या 11 का मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो ऐसे नंबर बताओ जिनका सम 11 आए, तो तुमको मालूम है कि क्या क्या हो सकता है। 11 होने के लिए 1 + 5 6 हो जाएगा, 6 में 7 ऐड करोगे तो वो तो 13 हो जाएगा। 9 + 2 + 0, तो एक तो पॉसिबिलिटी क्या है 0 2 9, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है 0 2 9 को छोड़ दो, 0 2 9 को छोड़ दो, तो क्या क्या बचा 1 5 सॉरी 9 + 2 11 हो गया ना ये। तो एक मिनट ये देखते हैं इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी, मतलब तुमको देखना है कि क्या क्या पॉसिबिलिटी बनेगी। देखो इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है।
1 2 1 + 2 3, 3 में कितना ऐड करें कि 11 आए, 8, तो वो तो है नहीं। 9 1 2 9 एंड 0 5 7, 0 5 7। तो अब ये बताओ, इनका एडिशन करो तो कितना आएगा, 9 + 2 11 + 1 12 हो जाएगा ये एडिशन। इनका एडिशन करो, 5 + 2 5 + 7 12 हो जाएगा, 12 - 12 कितना हो जाएगा, 0। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, मतलब कि 3 प्लेसेस पे तो 1 2 9 आए और बाकी 3 प्लेसेस पे क्या आए, 0 5 7 आए। 3 प्लेसेस का मतलब जैसे ऐसे पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मान लो ओड प्लेसेस पे, कि ये वाले ओड प्लेसेस पे आए और ये वाले इवन प्लेसेस पे आए। अब हो सकता है, और दूसरी अपोजिट भी हो सकती है कि ये वाला इवन पे आए और ये वाला ओड प्लेसेस पे आए। ओड वाले कौन से हैं, A1 A3 A5 है ना, इवन वाले कौन से हैं, A2 A4 A6 पे। तो एक बार ओड वाला लो तो कि 1 to 9 तो ओड प्लेसेस पे आए, तो ओड प्लेसेस पे कौन कौन से पे, यहाँ देखो एक बार मैं फिर डायरेक्ट आंसर बता दूंगा। ये हो ओड वाले, ये हुआ कि ये A1, फिर ये A3 और ये A5 ओड वाले प्लेसेस पे। तो ओड वाले प्लेसेस पे हमको पुट करना है 1 to 9 को। तो कितनी पॉसिबिलिटी है, पहले ऑप्शन पे जैसे A1 को फिल अप करना है, तो यहाँ कितने ऑप्शन है हमारे सामने, हमारे सामने 3 ऑप्शन है, कौन कौन से, 1 2 9, 3 पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ कितना आएगा, 3 है ना। फिर A3 के लिए इनमें से मान लो एक आ गया डिजिट, 1 ऑलरेडी यहाँ फिल कर दिया। बाकी A3 के लिए हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी बची, 2 पॉसिबिलिटी, A2 और मतलब 2 और 2 और 9, 2 ऑप्शन बचे, तो 2। फिर मान लो 2 को भर दिया, लास्ट वाले A5 के लिए कितने ऑप्शन बचे, एक ही बचा, 9 ऑप्शन बचा, तो 1 ऑप्शन। तो ये क्या हुआ, 3 × 2 × 1, तो कितना हुआ, 3 फैक्टोरियल। कितनी पॉसिबिलिटी हुई, 3 फैक्टोरियल। तो इसका मतलब ऐसे ही सिमिलरली इवन प्लेसेस के लिए, कि मान लो यहाँ अलग कलर से ले लेता हूँ, यहाँ A2 है, यहाँ A4 है और यहाँ A6 है। तो ये A2 के लिए कितने ऑप्शन है हमारे पास, 3 ऑप्शन है, कौन कौन से, 0 5 7, तो 3 ऑप्शन है। ऐसे ही फिर मान लो 0 आ गया ऑलरेडी A2 की जगह, है ना। फिर A4 के लिए कितने ऑप्शन बचे, 2 ऑप्शन बचे, कौन कौन से, 5 और 7, तो 2 ऑप्शन यहाँ आ गए। फिर मान लो 5 ऑलरेडी आ गया A4 की जगह, फिर कितने ऑप्शन बचे, ओनली 7 बचा, तो 1 पॉसिबिलिटी। तो इवन प्लेसेस के लिए भी क्या क्या हुए, ये ब्लैक कलर में लिखा हुआ है ना, 3 2 1, तो कितने ऑप्शन आए, 6। तो ये वाली चीज़ भी क्या है, 3 फैक्टोरियल। तो ये अब एक बार मैं इसको रब कर रहा हूँ, तो कितनी हुई कि ओड प्लेसेस के लिए 3 फैक्टोरियल ऑप्शन, इवन प्लेसेस के लिए भी 3 फैक्टोरियल। कब, जब पहले ओड नंबर आए और फिर इवन नंबर आए, तब केस। तो अब मैं एक बार मिटा रहा हूँ इसको। तो हमने देख लिया था 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल ऑप्शन आएगा कब, जब पहले मतलब A1 की जगह कौन से वाले, शुरू में स्टार्टिंग वाले कौन से भरे थे हमने, ओड वाले भरे थे, और लास्ट वाले कौन से भरे थे, लास्ट वाले क्या भरे थे, इवन प्लेसेस पे इवन वाले भरे थे। तो अब उल्टा करो कि पहले इवन वाले भरे, पहले मतलब कौन सा, ये A1, यहाँ देखो ये A1 है, ये A3 है और ये A5 है। तो इन की जगह क्या भरे, इवन वाले भरे, कौन कौन से, 0 5 7 में से भरे। और जो बाकी कौन कौन से बचे, जो ये A2 बचा, ब्लैक कलर से कर रहा हूँ, ये A2 बचा, और जो ये A4 बचा और ये A6 बचा, इनकी जगह कौन से भरे, ये A2 इवन वाले प्लेसेस पे, उनकी जगह भरे 1
टू नाइन को फिलअप करें। तो पहले 1 to 9 को फिलअप कर दो। तो जैसे A2 की जगह कितनी पॉसिबिलिटी है हमारे पास, 3 पॉसिबिलिटी है, 1 2 9, तो 3 आ जाएगा। फिर एक ऑलरेडी मान लो फिल हो गया, तो A4 के लिए कितना बचा, 2 पॉसिबिलिटी बची, 2 और 9, तो यहाँ 2 आ गया। मान लो 2 को ऑलरेडी फिलअप कर दिया, फिर लास्ट वाला 1, तो ये क्या हो गया 3 2 1, तो यहाँ तो क्या आ गया 3 फैक्टोरियल ही आ गया। अब बाकी A1 की जगह, अब तुम एक चीज़ सोच पा रहे हो, A1 को बनने के लिए हमारे पास, अब इसको मैं मिटा रहा हूँ, ये वाला मिटा दिया। A1 को बनने के लिए हमारे पास ऑप्शन है A1 A3, और A5 को फिलअप करने के लिए हमारे पास ऑप्शन है 0 5 7। लेकिन एक पॉसिबिलिटी है कि A1 की जगह 0 नहीं आ सकता। क्यों A1 की जगह 0 क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि हमको क्वेश्चन में गिवन है कि 6 डिजिट नंबर होना चाहिए। तो अगर A1 की जगह 0 हो जाएगा, तो स्टार्टिंग में 0 हो जाएगा, तो कितने डिजिट बचेंगे, 5 डिजिट ही बचेंगे। कैसे, A1 की जगह एक बार 0 लो, फिर बाकी जगह मान लो ऐसे हुआ 1 2 5 7, तो मतलब वो कितना, बाकी कितने डिजिट बचे, 1 2 3 4 5, है ना, 5 ही बचे। तो इसलिए A1 की जगह 0 नहीं हो सकता। तो A1 की जगह कितनी पॉसिबिलिटी बची है हमारे पास, 5 और 7 है, तो 2 पॉसिबिलिटी बची। तो यहाँ A1 की जगह मान लो 5 आ गया, तो 5 को हटा दिया। अब A3 की जगह कितने ऑप्शन है हमारे पास, 2 ऑप्शन है, 0 और 7। तो A3 की जगह 2 ऑप्शन है, 0 और 7, तो 2 ऑप्शन यहाँ दो, नीचे लिख रहा हूँ मैं ये 2, है ना। तो यहाँ मान लो आ गया 5, और फिर ये A5 की जगह लास्ट में वास्ट में 7 आ ही जाएगा। ओके, तो ये 2 × 2 आ गया होगा समझ में। तो ये 3 फैक्टोरियल कितना होता है, 6 होता है, और ये 3 फैक्टोरियल 6 होता है, और ये 3 फैक्टोरियल 6, और ये 2 2 जा 4, तो कितना हुआ 6 6 जा 36, और 6 4 जा 24, तो 24 + 36 कितना हुआ, 6 4 0 हुआ, और 3 + 2 5 हुआ, 6 हुआ, 60। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हुआ, यह आंसर हुआ। ओके, नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट सम। ये थोड़ा लेंथी हो गया था, आ तो गया होगा समझ में कि A1 की जगह 0 नहीं आ सकता। ओके, यह आसान क्वेश्चन है, आई गिवन है, ये वाला जो क्वेश्चन में गिवन है 0 to 2π बॉक्स के अंदर sin 2x एंड 1 + cos 3x। ऐसे वाले पहले भी पूछे गए हैं कि बॉक्स के अंदर x होता ओनली, तो क्या करते हैं हम, वही प्रॉपर्टी लगाते हैं। कौन सी वाली, यहाँ नीचे बता रहा हूँ, 0 to a f of x dx, तो इसको क्या लिख सकते हो, 0 to a f of a minus x। a minus x क्यों लिखा, इस a में 0 को ऐड करो तो a आएगा, उसमें से ये अंदर वाला घटाना होता है ना, dx। या फिर मैं ऐसे मान लूँ a से b हुआ, तब यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ a से b हुआ, तो यहाँ आ जाएगा a + b - x। ये प्रॉपर्टी होती है ना, तो मैं ये प्रॉपर्टी लगा के दोबारा से लिख रहा हूँ, 0 से 2π, तो यहाँ अंदर क्या आ जाएगा, sin 2 ऐसा का ऐसा, x की जगह क्या आ जाएगा, 2π - x, और अंदर में मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, 1 + cos 3 ऐसा का ऐसा, अंदर क्या हो जाएगा, 2π - x, ये बॉक्स, ये dx। अब एक बार दोबारा से लिखो, ऊपर वाली को इक्वेशन 1 दे दो, और इसको एक बार दोबारा से लिखो, तो 0 से 2π, ये कितना हो जाएगा, sin 4π - 2x। तो 4π तो x पॉजिटिव x एक्सिस के ऊपर होता है, उसमें से x घटाओगे कौन से क्वाड्रेंट में, 4th क्वाड्रेंट में, तो नेगेटिव बाहर आएगा, तो नेगेटिव बाहर आ जाएगा, sin 2x हो गया। और ये cos के 6π, लेकिन cos 4th क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है ना, cos 6π - 3x, तो लेकिन cos तो 4th क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसलिए ये तो वैसा का वैसा ही रहेगा, 1 + cos 3x। अब दोनों को ऐड कर दो, इक्वेशन इसको दे दो इक्वेशन 2। अब क्या करना है हमको, इक्वेशन 1 + इक्वेशन 2 कर दो, तो इधर 2i हो गया, और इधर क्या हो गया, 0 से 2π, 0 से 2π, और ये क्या ऐड होगा, बॉक्स के अंदर कुछ प्लस बॉक्स के अंदर नेगेटिव। यहाँ मान लिया ये पूरा चीज़ को मैं मान लिया जैसे t, तो बॉक्स के अंदर t, और यहाँ -t, और फिर यहाँ मान लो कुछ भी मान लो, ये dx जो भी है ना, t तो मैंने समझने के लिए माना है, ये ऊपर वाली चीज़ को क्या मान लिया, t। अब तुमको एक चीज़ बताओ मुझे कि बॉक्स t प्लस बॉक्स ऑफ -t, ये क्या होता है कि ये होता है -1 जब
टी नॉट इक्वल टू इंटीजर हो, जब टी इंटीजर नहीं हो। तो देखना ये अंदर वाला वैल्यू कोई भी ये 0 से 2 पाई के बीच में एंगल पुट करोगे तो ये इंटीजर नहीं आएगा। कैसे? जैसे टी की जगह वैल्यू पुट करो, जैसे 0.1 प्लस यहाँ कितना होगा माइनस का 0.1, तो 0.1 का तो बाहर क्या निकलेगा 0 निकलेगा, माइनस का 0.1 का बाहर क्या निकलेगा -0.1 से जस्ट छोटा इंटीजर तो -1, तो इसलिए क्या होगा -1। तो अब ये एक बार मैं मिटा रहा हूँ, ये याद करना होता है टी प्लस बॉक्स टी प्लस बॉक्स ऑफ -t क्या होता है -1 होता है जब t इंटीजर नहीं हो। तो ये क्या हो जाएगा 2i, ये आसान क्वेश्चन डरावना वाला था लेकिन ये था आसान क्वेश्चन। तो ये क्या हो गया 2i इक्वल टू 0 से 2 पाई और ये पूरा की जगह क्या आ गया -1 और ये dx। तो आंसर कितना आएगा, इंटीग्रेशन करोगे तो -1 का -x लिमिट पुट करो तो क्या आएगा -2 पाई। तो 2 से 2 गेट कैंसिल कर दो, 2 से 2 गेट कैंसिल कर दो, i कितना आया -पाई। सो विच ऑप्शन करेक्ट हुआ, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हुआ। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट सम। ये आसान क्वेश्चन था। ओके, पहले भी जेई में पूछा गया है, इसका मतलब जेई में रिपीट होते हैं ओल्ड क्वेश्चन। ऐसा मतलब यहाँ ये क्वेश्चन है ना, इसकी जगह इतना बड़ा टर्म नहीं था, ओनली x था, तो ऐसा पहले पूछा गया है। तो इसमें ये प्रॉपर्टी वगैरह लगा के करते थे, ये लिमिट अलग था तो वो क्या बन रहा था -x बन रहा था, तो सेम प्रोसीजर सेम था। नाउ विल मूव टू नेक्स्ट सम। इसको हम भिड़ा के करते हैं ताकि, क्योंकि एग्जाम में क्या होते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट भिड़ा के कर देते हैं। इवन जेई मेन में तो हर बार पेपर में है ना 8 से 7-8 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो प्रॉपर मेथड से करोगे तो लेंथी हो जाएगा, पेपर में टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन भिड़ा के करने पे आसानी से हो जाता है। तो देखो इसमें क्या है, जैसे हमको फाइंड करना है Δ1 प्लस Δ2, है ना। तो इसमें देखो Δ1 और Δ2 ओनली फर्स्ट ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन में है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन में से एक करेक्ट होगा। तो अब कैसे पता लगाए कि कौन सा ऑप्शन, तो जैसे मान लो मैं फर्स्ट ऑप्शन में x की जगह 1 पुट करता हूँ और थर्ड ऑप्शन में भी x की जगह चलो 0 पुट करता हूँ, x की जगह क्या पुट करता हूँ 0 पुट करता हूँ, थर्ड ऑप्शन में भी x की जगह 0 पुट करता हूँ। तो ये वाला ऑप्शन क्या, 0 की x की जगह 0 पुट करो तो ये यहाँ क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, x की जगह 0 पुट कर दो। थर्ड वाले ऑप्शन में x की जगह 0 पुट करो तो ये चीज़ क्या बनेगा, x की जगह सॉरी यहाँ 0 यहाँ 0, तो ये कितना बन जाएगा +2। तो अगर ये आंसर है, फर्स्ट ऑप्शन का आंसर है और ये थर्ड ऑप्शन का आंसर है, कब, जब x की जगह 0 पुट किया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ओरिजिनल क्वेश्चन में भी x की जगह 0 पुट कर दे रहा हूँ, यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0, करेक्ट है। तो ये क्या हो गया, Δ1 क्या हो गया बॉक्स 0 0 0, बाकी यहाँ कुछ है, प्लस Δ2 भी क्या हो गया 0 0 0, यहाँ 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 कुछ है, ऐसा है। इसका वैल्यू कैसा है, ये क्या है, एक तो होती है सिमेट्रिक, एक होती है एंटी सिमेट्रिक। तो ये क्या है, एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देखना तो अपने से, है ना। ये मेन डायगोनल के एलिमेंट क्या है 0 है, तो मेन डायगोनल के एलिमेंट 0 है, तो इसका क्या आएगा, डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना आएगा 0 आएगा, या फिर करके देख लो, ये तुम करके देख लेना, इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या आएगा 0, इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या आएगा 0 आएगा। तो 0 + 0 0, तो आंसर कौन सा हुआ, कौन सा ऑप्शन हमारा सेटिस्फाई हुआ, फर्स्ट ऑप्शन। तो देखो 1 सेकंड मतलब तुमको 10 सेकंड, ये तो मैंने तुमको समझाया इसलिए टाइम लगा, तो 10 सेकंड भी नहीं लगेगा। और तुम वैसे प्रॉपर मेथड से भी करोगे ना, इसका ऑपरेशन वगैरह लगा के करोगे तो तुम्हारा परफेक्टली आंसर आएगा -2x3। तो तुमको क्या होता है मिनिमम टाइम में करना रहता है, तो कई बार कुछ क्वेश्चंस वगैरह ऐसे भिड़ा के करने की कोशिश किया करो। देखो मैं वैसे भी बता देता, लेकिन टाइम की लिमिट है, इसलिए मैं एक क्वेश्चन को तुमको ये वाला मेथड बताने के लिए ऐसे बता रहा हूँ। ओके, तो ऐसे वाले भिड़ा के किया करो। इवन मैंने भी मेरे टाइम में मतलब 30 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन ऐसे भिड़ा के किए थे। तो उन 10 क्वेश्चन जिनको भिड़ा के किया था उनमें हार्डली 10 क्वेश्चन को मिला के मुझे
10 मिनट भी नहीं लगा होगा, मुझे 7-8 मिनट लगा होगा। तो इसका क्या है कि और सब्जेक्ट में तुम टाइम दे पाते हो। तो ये वाला मेथड बहुत इफेक्टिव है, इनको मैथ्स में स्पेशली यूज कर सकते हो और फिजिक्स के भी कुछ क्वेश्चनों में जिनमें डायरेक्शन वगैरह का होता है, डायमेंशन वगैरह का होता है, उन क्वेश्चनों में हम पेपर वगैरह डिस्कस करेंगे। एक बार मैथ्स के सभी क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद फिर फिजिक्स वगैरह पे मूव करेंगे। ओके, नाउ विल मूव टू नेक्स्ट सम। तो ये वाला मेथड यूज किया करो तुम। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ए जीरो एंड ऑर्डर्ड पेयर ऑफ पी क्यू। तो कंटिन्यूअस होने का मतलब फंक्शन का क्या क्या होता है, कंडीशन क्या होती है, आर एच एल इक्वल टू एल एच एल इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट, जिसके ऊपर कैलकुलेट करना होता है। तो वो कौन सा पॉइंट है, जीरो है, तो एफ ऑफ जीरो। आर एच एल का मतलब लिमिट एक्सटेंड टू जीरो पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, ये करते हैं। एल एच एल का मतलब एक्सटेंड टू जीरो नेगेटिव हो जाएगा। तो जीरो पॉजिटिव का मतलब, जीरो पॉजिटिव कहाँ आ रहा है, जीरो से जस्ट बड़ा यहाँ आ रहा है, फंक्शन कौन सा होगा, ये वाला। तो आर एच एल निकालने के लिए अलग से निकाल लो। आर एच एल क्या हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंड टू जीरो, जीरो पॉजिटिव या जीरो बोल सकते हो। तो जीरो पॉजिटिव यहाँ है, तो फंक्शन कौन सा होगा, ये वाला। तो क्या होगा, रूट एक्स कॉमन ले लो इसमें से। तो रूट एक्स कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा रूट के अंदर 1 प्लस एक्स बचेगा, माइनस 1 बचेगा, अपॉन नीचे क्या बचेगा, एक्स पावर 3/2 है, तो उसको लिख सकते हो रूट एक्स इंटू एक्स पावर 1 लिख सकते हो, क्योंकि एक्स पावर 1 इंटू एक्स पावर 1/2 क्या हो जाएगा, एक्स पावर 3/2 हो जाएगा। अब ये क्या कर लो, रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल कर दो, तो फिर एक्स की जगह जीरो पुट करो, तो ये 0/0 फॉर्म है। तो या तो इसको रेशनलाइजेशन वगैरह करके कर लो, या फिर एल हॉस्पिटल वगैरह अप्लाई कर लो। चलो एल हॉस्पिटल अप्लाई कर लो, ऊपर का अलग से डिफ्रेंशिएशन। तो ऊपर का डिफ्रेंशिएशन क्या आया, 1/2 रूट 1 प्लस एक्स आ जाएगा, डिफ्रेंशिएशन करना आता होगा, नीचे एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, फिर एक्स की जगह जीरो पुट करो, तो इसका आंसर कितना आएगा, 1/2। तो आर एच एल कितना आया, 1/2 आया। अब एल एच एल निकाल लो अलग से। तो एल एच एल निकाला तो क्या आया, लिमिट एक्सटेंड टू जीरो नेगेटिव, या जीरो ही बोल सकते हो उसको, जीरो से थोड़ा सा छोटा, यानी -0.9999, तो ऑलमोस्ट उसको जीरो ही बोल सकते हो। तो जीरो नेगेटिव का मतलब हमको देखना रहता है कि जीरो से जस्ट छोटा कहाँ आ रहा है, ऊपर देखो क्वेश्चन में यहाँ आ रहा है, तो फंक्शन कौन सा है, ये साइन वाला, तो फंक्शन होगा साइन वाला। तो साइन p+1 इंटू एक्स प्लस साइन एक्स, एक्स को अलग अलग नीचे डिवाइड कर दो, तो एक्स इसके नीचे अलग डिवाइड, इसके नीचे अलग डिवाइड। ओके, अब देखो तुमको पता है साइन, एक चीज़ मालूम है तुमको क्या, अब इसमें भी चलो तुमको आसानी से, क्योंकि इसमें थोड़े वीक स्टूडेंट, बोर्ड वाले स्टूडेंट भी हो सकते हैं, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, चलो एक्स को पूरे के नीचे डिवाइड कर दो। नहीं तो मैं ये स्टैंडर्ड लिमिट से भी बता सकता था। तो ये क्या बना, 0/0 फॉर्म बना। तो इसका मतलब ऊपर एक्स की जगह जीरो पुट करो, तो ऊपर भी जीरो बन रहा है, नीचे भी जीरो बन रहा है, तो इसका मतलब एल हॉस्पिटल लगाओ। तो साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, कोस p+1 इंटू एक्स, प्लस साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कोस एक्स, नीचे एक्स का 1, और इधर अंदर जाके p+1 इंटू एक्स का भी करोगे, तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, p+1 हो जाएगा अलग से। अब इसमें जीरो पुट कर दो, तो कोस जीरो क्या होता है, 1 होता है, कोस जीरो क्या होता है, 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, p+1+1, तो क्या हो जाएगा, p+1+1, तो क्या हो जाएगा, p+2 हो जाएगा, तो p+2। अब क्या करना है, एक और चीज़ देखना है हमको, एफ ऑफ जीरो, तो एफ ऑफ जीरो को अलग से देख लो। एफ ऑफ जीरो यहाँ क्वेश्चन के जस्ट नीचे लिख रहा हूँ, एफ ऑफ जीरो एग्जैक्ट जीरो कहाँ है, यहाँ है, उस केस में फंक्शन क्या है, क्यू है, तो इक्वल टू क्या आया, क्यू। तीनों को इक्वल करना है तुमको, आर एच एल इक्वल टू एल एच एल इक्वल टू एफ ऑफ जीरो। तो आर एच एल एक बार मैं कहाँ कर रहा हूँ, थोड़ा मैं मिटा दे रहा हूँ इसको, तुमको करना है आर एच एल इक्वल टू एल एच एल इक्वल टू एफ ऑफ जीरो। एफ ऑफ जीरो तो कितना आया, क्यू, एल एच एल कितना आया, p+1, और आर एच एल कितना आया था, 1/2। इसका मतलब देखो क्यू कितना हो गया, 1/2, क्यू का वैल्यू आ गया 1/2, और p+1 इक्वल टू 1/2 है, तो वहाँ से p कितना हुआ, p हो गया 1/2 में से 1 घटाओ,
तो -1/2। तो ये दो देखो कौन से ऑप्शन में हमारा सही हो रहा है। एक मिनट, सॉरी, वो p+2 आया था, देखना पीछे p+2 आएगा वो, है ना। तो p+2, तो ये यहाँ से p का वैल्यू कितना आया, 2 को इधर ले जाओ, 1/2 में से 2 घटाओ तो 3/2 आएगा। ओके, तो देखो p का वैल्यू -3/2 और q का वैल्यू 1/2। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? योर ऑप्शन सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। ओके, और आंसर। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट सम। यहाँ ये लाइन गिवन है और ये पॉइंट गिवन है बीटा, 0, बीटा। इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है। तो लाइन के ऊपर रैंडम पॉइंट ले लेंगे m। तो m का कोऑर्डिनेट कैसे, इक्वल टू में लेमडा लेके करते थे। तो 1 को इधर मल्टीप्लाई किया तो x कोऑर्डिनेट कितना आया, लेमडा। ऐसे 0 को इधर, फिर 1, ये y वाला 1 इधर लाए, ये 0 को इधर मल्टीप्लाई करके तो y कोऑर्डिनेट क्या आया, 1। ऐसे ही z कोऑर्डिनेट -λ-1 और ये बीटा 0, बीटा इसको मान लो a। तो अब क्या करो तुम, ए एम वेक्टर फाइंड कर लो। ए एम वेक्टर, तो वो क्या होगा, m वेक्टर माइनस a वेक्टर। तो क्या हो जाएगा, लेमडा माइनस बीटा आई कैप और 1 - 0 जे कैप, तो जे कैप हो गया, और माइनस लेमडा -1 बीटा, ये के कैप हो गया। अब ए एम वेक्टर आ गया है। ओके, और लाइन की डायरेक्शन में वेक्टर क्या होगा, वो उसका लाइन का डायरेक्शन कोसाइन होता है। ये वाला वेक्टर जैसे मैं मान लूँ बी वेक्टर, तो बी वेक्टर क्या होगा, वो लाइन का डायरेक्शन कोसाइन जो लाइन के नीचे होता है। क्या, ये देखो लाइन में देखो नीचे 1, 0, -1 ये होता है। तो आई कैप प्लस 0 जे कैप माइनस के कैप, ये होगा। अब हमको मालूम है दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, क्योंकि वो लाइन के पैरेलल है। तो लाइन की डायरेक्शन वाला लाइन के अलोंग ही मान सकते हो, तो एंगल 90 होगा। इसका मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट ए एम डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0 होगा। तो इनका दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो। तो डॉट प्रोडक्ट के लिए यहाँ देखो आई का कोएफिशिएंट लेमडा माइनस बी, और यहाँ आई का ही है, तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लेमडा माइनस बीटा हो जाएगा। वो जे वाला है नहीं उसमें, के वाला ओके, जे वाला ये है, के वाला ये -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो -1 इंटू माइनस लेमडा -1 माइनस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि जे वाला तो ये 1 है, तो 1 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा। अब ये देखो क्या हुआ, देखे लेमडा प्लस लेमडा अंदर मल्टीप्लाई कर दो उसको, तो ये क्या हुआ, लेमडा माइनस बीटा, और वो क्या हुआ, लेमडा प्लस 1 प्लस बीटा हो गया। तो ये बीटा से बीटा विल गेट कैंसल, तो लेमडा का वैल्यू कितना आया, लेमडा का वैल्यू आ गया हमारा इक्वल टू 0 है, 2 लेमडा इक्वल टू 1, तो लेमडा का वैल्यू आ गया -1/2। लेमडा का वैल्यू आ गया -1/2। इसका मतलब एम पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आया, -1/2 1, और यहाँ -1/2 -1 -3/2, लेमडा की जगह -1/2 पुट कर दिया। ये एम पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया। तो अब हमको क्या पूछा है, ये एम पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया। तो हमको गिवन है कि जो ये बीटा कोमा ये ए पॉइंट माना था हमने, नीचे देखो ये बीटा 0 बीटा ए पॉइंट माना था, और जो ये एम पॉइंट ए एम डिस्टेंस हमको गिवन है, ए एम डिस्टेंस गिवन है हमको √3/2। तो डिस्टेंस फार्मूला लगा दो ये, तो डिस्टेंस फार्मूला लगाओ कैसे, ए और एम के बीच का डिस्टेंस। अब तो ये -1/2 ये यूज करना है तुमको। तो क्या हो जाएगा, बीटा रूट के अंदर बीटा प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और 0 - 1 का होल स्क्वायर और बीटा प्लस 3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू ए एम डिस्टेंस कितना गिवन है हमको क्वेश्चन में, वो है √3/2। तो यहाँ से सोल्व करो इसको, यहाँ से तुमको बीटा का वैल्यू मिलेगा 7, बीटा का वैल्यू मिलेगा -1। चेक कर लेना अपने से, बीटा का वैल्यू मिलेगा -1। एक बार देखिए मैं पुट करके देख रहा हूँ, -1 यहाँ पुट किया तो -1 + ½
1/2 1/4, 1 5/4 और 1/4 6/4। हाँ सही है, तो बीटा का वैल्यू यही आंसर आएगा। तो फर्स्ट विच ऑप्शन, देखो टाइम नहीं है लिमिट, इसलिए मैंने ये, तुम सोल्व कर लोगे मुझे पता है, यहाँ से इसको इक्वल होल स्क्वायर वगैरह करके यहाँ से बीटा का वैल्यू -1 ही आएगा। तो विच ऑप्शन करेक्ट हुआ, तो तुम्हारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हुआ। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट सम। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमको जनरल टर्म लिखना रहता है। तो पहले जनरल टर्म लिखना सिखाया जाता है तुमको। देखो ऑब्जर्व करो, पहले टर्म में यहाँ 1 है, दूसरे टर्म में 2 है ना, ऐसे चल रहा है। तो अगर मैं आर्थ टर्म की बात करूँ तो क्या होगा, n + r पावर तो हमेशा 1/3 है हर के अंदर, अपॉन नीचे देखो n की पावर हमेशा 4/3 है। तो ये जनरल टर्म है। समेसन r इक्वल टू कहाँ से चल रहा है, 1 से लेके n तक, और लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी। ये जनरल टर्म लिखने की प्रैक्टिस करवाई जाती है क्लास में। जब ये चैप्टर पढ़ाया जाता है तो बहुत सारे मतलब क्वेश्चन दे दे के जनरल टर्म वगैरह लिखने की। अब देखो इसमें r की जगह 1 पुट करो तो ये देखो फर्स्ट वाला टर्म आ जाएगा, देखना। इसमें r की जगह 2 पुट करो तो सेकेंड वाला टर्म आ जाएगा। समेसन का मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म, ऐसे लास्ट तक चलता रहता है। तो अब ये नीचे n की जगह 4/3 है ना, तो 4/3 को क्या लिख सकते हो, 1 + 1/3 डिवाइड करो 4। तो इसकी जगह मैं हटा के लिख रहा हूँ n × n पावर 1/3, क्योंकि 1 + 1/3 ये हो जाएगा। अब क्या किया जाता है, ऊपर से n को कॉमन ले लो, इस वाले n को कॉमन ले लो, कॉमन लेना है। तो कॉमन लो ऊपर से n को कॉमन लो तो बाहर क्या निकलेगा, n की पावर 1/3 बाहर निकलेगा, अंदर बचेगा 1 + r/n की पावर 1/3 बचेगा। नीचे क्या हुआ, n × n की पावर 1/3 हुआ। तो ये n/3 से n/3 विल गेट कैंसल, n/3 से n/3 विल गेट कैंसल। अब क्या करना होता है, अब ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बन गया है ना, r⁴ to n लिमिट n टेंड टू। तो क्या करते थे, समेसन तो चेंज हो जाता था, क्या होता था, समेसन चेंज हो जाता था इंटीग्रेशन में, और r/n की जगह पुट करते थे x, और 1/n की जगह पुट करते थे dx। क्यों करते थे, वो क्लास नोट्स में, लाइव क्लास में पूरा डेराइव वगैरह सब कुछ करवाया जाता है, और लिमिट वगैरह चेंज होता था इस लिमिट की। ओके, तो ये समेसन चेंज हो गया इंटीग्रेशन में। ओके, और 1 + r/n की जगह x पुट कर दो, तो 1 + इस r/n की जगह अंदर x पावर 1/3, और नीचे ये n है, और ऊपर यहाँ 1 मान सकते हो, तो ये 1/n हो गया। देखो ये 1 और नीचे n, तो ये 1/n हो गया। तो 1/n की जगह क्या हो जाएगा, dx। अब लिमिट कैसे पुट करते हैं, लिमिट देखो, लिमिट का खास बात ये है कि लोअर लिमिट क्या है, 1 है। तो इसमें ये r/n इक्वल टू क्या है, x है ना, तो r की जगह लोअर लिमिट पुट करो 1, तो 1/n, n कितना है, n देखो क्वेश्चन में गिवन है n टेंड टू इन्फिनिटी है, n की जगह इन्फिनिटी पुट करो, तो 1/∞ क्या हो जाएगा, 0। तो लोअर लिमिट क्या हुई, 0 हो गई। अब अपर लिमिट देखो, यहाँ ऊपर स्टार्टिंग के क्वेश्चन में अपर लिमिट क्या है, समेसन का n है, तो इस r की जगह क्या पुट करो, n पुट करो यहाँ नीचे है ना, r की जगह n पुट करो, तो n/n x का वैल्यू कितना हो जाएगा, n/n 1 हो जाएगा। तो यहाँ अपर लिमिट क्या हो गई, 1 हो गई। अब इसका इंटीग्रेशन कर लो जल्दी से, तो ये क्या हो जाएगा, 1 + x की पावर 1/3 + 1 कितना हो जाएगा, 4/3, और नीचे कितना आएगा 4/3, तो वो 3/4 हो जाएगा। लिमिट पुट कर दो 0 से 1, तो ये कितना आएगा 3/4 2 पावर 4/3। तो ये आंसर है। तो ये देखो 3/4 2, और 0 भी तो पुट करोगे, सॉरी 0 भी तो पुट करोगे, तो अंदर -0 पुट करो इसमें, तो तब 1 आएगा। तो विच ऑप्शन करेक्ट हुआ, 3/4। तो देखो ऑप्शन सेकंड देखो, ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस 8th सम। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट सम। ये आसान क्वेश्चन था, डेफिनेट इंटीग्रेशन का, लिमिट एज ए सम। इसमें क्या क्वेश्चन गिवन है कि कोई लाइन है y = x टचेज एज ए सर्कल एट अ पॉइंट, इस सर्कल के ऊपर टच कर रही है, और सर्कल ऑल्सो पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। तो ये सब बहुत बार पूछा जा रहा है क्वेश्चन, है ना। तो क्या ऐसा वाला स्टैंडर्ड होता है ना, ये सर्कल है, सर्कल के ऊपर कोई टेंजेंट है, 1 सेकेंड,
ये टेंजेंट है। टेंजेंट किस पॉइंट के ऊपर है? 1,1 के ऊपर है। टेंजेंट की इक्वेशन क्या है? y माइनस एक्स है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है कि जब ये वाला पॉइंट x1, y1 होता है तो सर्कल की इक्वेशन कैसे लिखते हैं? इस केस के लिए क्लास में करवाया जाता है x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस लेमडा टाइम्स, यहाँ होता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये वाला स्टैंडर्ड फॉर्मूला इक्वल टू 0 होता है ना। तो ये वाला वैल्यू पुट करो इसमें। तो वैल्यू एक बार मैं ये फॉर्मूला बताने के लिए बताया था, अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, है ना। तो x माइनस डायरेक्ट बता रहा हूँ मैं, ये फॉर्मूला बताने के लिए बताया था। तो x माइनस x1 कितना है? 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 कितना है? 1 का होल स्क्वायर प्लस लेमडा टाइम्स इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो वो है y माइनस एक्स इक्वल टू क्या हुआ? 0। ओके, अब इसमें क्या गिवन है हमको? ये वाला सर्कल पास कर रहा है, लेमडा का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? गिवन अनदर कंडीशन से। तो क्वेश्चन में पढ़ो, ये वाला सर्कल पास कर रहा है 1,-3 से, तो कोई दूसरा पॉइंट मान लिया 1,-3, तो ये सर्कल के ऊपर है, तो दिस विल सेटिस्फाई योर सर्कल इक्वेशन। सर्कल इक्वेशन ओके। तो x की जगह क्या पुट कर दो? 1, और y की जगह पुट कर दो -3। तो पुट करो 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस -3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस लेमडा टाइम्स y की जगह -3, x की जगह 1, तो कितना आया? ये तो 0 हो गया। ये 4 का स्क्वायर 16 प्लस लेमडा टाइम्स -4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से लेमडा का वैल्यू कितना आया? 4। लेमडा का वैल्यू आ गया 4। तो अब सर्कल का इक्वेशन क्या बन गया? तो सर्कल का इक्वेशन में लेमडा की जगह क्या पुट कर दो? 4 पुट कर दो। तो इस लेमडा की जगह पुट कर दो 4। तो अब ओपन करो ये होल स्क्वायर वगैरह, तो एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा प्लस वाई स्क्वायर का टर्म आएगा। फिर एक्स का कोफिशिएंट देखो, एक्स का कोफिशिएंट एक, तो इस होल स्क्वायर को ओपन करोगे ना x माइनस 1 का होल स्क्वायर को, तब आएगा कितना आएगा? -2 आएगा। और x का कोफिशिएंट लास्ट में देखो, ये 4 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे -x से, तब -4 आएगा। तो -4, ये 2x के कोफिशिएंट आए। अब y का कोफिशिएंट एक साथ लिख लो। y का कोफिशिएंट कहाँ कहाँ से? एक तो ये y माइनस 1 का होल स्क्वायर को ओपन करोगे तो -2 आएगा, और ये लेमडा को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो लेमडा की जगह 4 है तो 4y आएगा, तो प्लस का 4 आएगा। ये दो चीज़ आएगी। और बिना मतलब x और y वाले टर्म, एक तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर ओपन करोगे तो -1 का होल स्क्वायर 1 आएगा, और एक y माइनस 1 का होल स्क्वायर ओपन करोगे तो -1 का होल स्क्वायर 1 आएगा। बस ये आएगा इक्वल टू 0। तो ये कितना बना सर्कल का इक्वेशन? ये बना x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6x और प्लस का 2y प्लस का 2 इक्वल टू 0। सेंटर क्या होता है? इसको कंपेयर कर लो, इस सर्कल की इक्वेशन को कंपेयर कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2। देखो मैं इस प्रकार से बता रहा हूँ ताकि इवन स्कूल बोर्ड वाले स्टूडेंट्स को भी ये थोड़ा समझ में आ जाए बेटा, है ना, क्योंकि देखो वो भी तो सीखने के लिए आते हैं। तो 2g इक्वल टू एक्स का कोफिशिएंट, यहाँ ऊपर एक्स का कोफिशिएंट कितना है? -6, तो यहाँ से g का वैल्यू कितना आया? -3। और ऐसे ही कंपेयर करो, f का कोफिशिएंट यहाँ 2f है, तो 2f इक्वल टू यहाँ ऊपर कितना है? 2 है, तो f का वैल्यू कितना आया? 1 आया। तो तुमको पता है सेंटर का कोऑर्डिनेट होता है -g, -f, तो g का वैल्यू पुट कर दो। g का वैल्यू -3 है, तो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? 3, और f कितना है? तो 3, -1 आ गया, ये सेंटर का कोऑर्डिनेट। लेकिन इस सर्कल के लिए रेडियस क्या होती है? तो g कितना आया? -3 आया, f कितना आया? 1 आया। ये दो चीज़ काम का है। c कितना है? क्वेश्चन में लास्ट वाला टर्म होता है c बिना x वाला, y वाला, तो c कितना है? 2। तो रेडियस c पूछा है ओनली, तो रेडियस के लिए फॉर्मूला होता है g स्क्वायर रूट g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। वैल्यू पुट करो, रूट के अंदर g का स्क्वायर कितना होगा? -3 का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस c 2, तो कितना हुआ? 9 + 1 10, 10 में से 2 गया √8, तो √8 को क्या लिख सकते हो? 2√2। सो देखो विच ऑप्शन करेक्ट हुआ? सो फॉर दिस सम ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट सम।
तो हेलो बच्चों, हमने क्या देखा, ये 9th क्वेश्चन तक देख लिया। अब हम नेक्स्ट वाले वीडियो में इस पेपर के बाकी क्वेश्चंस वगैरह करेंगे। तो किसी को भी कोई डाउट्स वगैरह है तुम कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हो। तुमको जेईई मेन, जेईई एडवांस, जेईई के यूपीआई कुछ भी रिलेटेड तुम्हारे डाउट्स है जो कोचिंग में जहाँ पढ़ रहे हो वहाँ सॉल्व वगैरह नहीं हो पा रहे हैं, तो तुम मेरे से लाइव क्लास वगैरह ले सकते हो। मतलब मैं इसी जैसे जैसे अभी क्लियर कर रहा हूँ ना, ये तुमको पढ़ा रहा हूँ, उसी टाइप से वीडियो बना के, नहीं तुम्हारे पास जैसे गूगल मीट, जूम या जो भी ऐप तुम मतलब कन्वीनियंट हो, या सिस्को, वेबएक्स, कुछ भी ऐप में तुम्हारे डाउट्स मतलब जैसे लाइव क्लास की तरह, जैसे क्लासरूम में टीचर पढ़ाते हैं वैसे तुम्हारे डाउट्स वगैरह क्लियर कर दिए जाएंगे। थ्योरेटिकल पोर्शन में किसी में डाउट है, जैसे मान लो किसी का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्ट्रॉन्ग नहीं है, जैसे पैराबोला सेक्शन रिवाइज करवाना है, तो विद इन 2-3 क्लासेज में वो वाला सेक्शन रिवाइज कर दिया जाएगा, ताकि तुम्हारे जेईई मेन में अच्छा से अच्छा रैंक आ सके, इवन 100 में से तुम्हारे 90 से अबव मार्क्स वगैरह आ सके। उसके लिए लाइव क्लास लगा सकते हो, उसके लिए तुम कॉन्टेक्ट वगैरह कर सकते हो। मेरे नंबर है 8137900711। इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तुमको लाइव वगैरह क्लास के विद इन मिनिमम चार्जेस तुमको लाइव क्लास वगैरह प्रोवाइड कर दी जाएगी। ओके, थैंक यू, होप यू आर डूइंग गुड, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।